मैं ना यार हमेशा सोचता था कि लाइफ में ऐसा क्या करूँ कि लाइफ सेट हो जाए, और तभी मैंने क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा, दैट इज डेवलपमेंट। तो अगर तुम लोग भी अपना लाइफ सेट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ इस चैप्टर को चुपचाप फोकस देके सुन लो, पढ़ लो, या फिर तुम जाके नपुंसकता का इलाज करने वाले बाबा बेबुनियाद के पास जाके अपना लाइफ सेट करवा सकते हो। चॉइस इज योर्स। क्या कह रहा चूतिया? हाँ देखो, डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे और कंट्री के लेवल पे। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। जब हम सोचते हैं कि अपना लाइफ कैसे सेट करना है, दैट इज पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, राइट? तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का गोल अलग अलग हो सकता है। अब जैसे मुझे देख लो, मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल यानी कि लाइफ सेट करवाने का बस एक ही फंडा है, एक ऐसी बंदी मिले सरकारी नौकरी वाली जिसका बाप भी बहुत ज्यादा अमीर हो, ताकि बंदी का बाप और मेरा खुद का बाप अपना पूरा जायदाद मेरे नाम कर दे और लाइफ सेट हो जाए। उसी तरीके से तुम्हारा भी कुछ अपना डेवलपमेंटल गोल होगा यार। तो मैंने जैसे बताया कि अलग अलग लोगों के लिए अपना डेवलपमेंटल गोल होता है, तो जरूरी नहीं कि जो गोल मेरे लिए है वो तुम्हारे लिए भी होगा। तुम मेरे एग्जांपल से समझ गए। तो हम ना यार उन चीजों के पीछे भागते हैं जो चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो हमारा डेवलपमेंटल गोल वही होता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो वो चाहेगा कि डैम बने। बट अगर डैम बनता है ना जिस जगह पे, वहाँ के लोगों को तो उस जगह से हट के चला जाना पड़ेगा, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज है। तो उनके लिए तो डैम बनना बिल्कुल ही एक सही डिसीजन नहीं है उनके लिए, ठीक है? तो तुमने देखा डेवलपमेंटल गोल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, यानी कि जिस चीज से मुझे फायदा हो रहा है हो सकता है उससे तुम्हें फायदा ना हो। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें याद रखना ये चीज। जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबर है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? बेटर वेज, यानी कि जो वो काम करता है उसके पैसे मिलने चाहिए उसे अच्छा खासा। दूसरा एग्जाम्पल, पंजाब का एक अच्छा खासा फार्मर जो होता है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये रहेगा कि जो वो चीजें बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो अच्छी कीमतों में वो मार्केट पे बेच पाए, यानी कि उसे चाहिए हायर सपोर्ट प्राइस, तुम सिंपली कह लो MSP। उसी तरीके से एक फार्मर जो अपना जो भी क्रॉप है उगाने के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है बारिश के ऊपर, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसे इरिगेशन फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करे या कहीं से भी, ठीक है? फिर अगला एग्जांपल, मेरे जैसे तुम्हारे जैसे जो अनएम्प्लॉयड अर्बन यूथ होते हैं ना, यानी कि नौजवान बेरोजगार हमारे जैसे, अपने आप को रोज नहीं करना चाहिए, ओके फाइन। तो हमें क्या चाहिए यार? जॉब चाहिए, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि एक अच्छा लाइफ चाहिए यार। एंड आखिरी आदिवासी कम्युनिटी, इनके लिए डेवलपमेंटल गोल ये रहेगा कि सोसाइटी के अंदर पे इन्हें भेदभाव ना किया जाए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड देन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी इन्हें मिलना चाहिए। अब इसके बाद जो सवाल आता है कि हाँ चलो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं, बट अब सवाल ये उठता है कि इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो तुम? तो इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा हमारा अगला टॉपिक इस चैप्टर का, इनकम एंड अदर गोल्स। देखो यार, कहा जाता है ना तुम किसी भी चीज को खरीद सकते हो अपने पैसे से। पैसा है तो भाई सब बिकता है। नहीं बिकता है ब्रो। देखो यार, कुछ चीजें हैं जिसे तुम आसानी से पैसे से खरीद सकते हो, बट रुको, कुछ ऐसी चीजें भी है जिसे तुम पैसे से नहीं खरीद सकते यार। तो इन इकोनॉमिक्स हम ऐसी चीजों को दो हिस्सों पे बांटते हैं। एक है मेटेरियलिस्टिक गोल, जो कि तुम मतलब पैसे से या अपना इनकम से खरीद सकते हो, लाइक तुम्हारा एक घर, एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा गाड़ी, कपड़ा, या महंगे महंगे चीजें जो भी है, लग्जरी आइटम्स। इन्हें तुम आसानी से अपने पैसे से खरीद सकते हो। बट उन चीजों का क्या जिन्हें तुम पैसे से नहीं खरीद सकते, जिन्हें कहते हैं हम नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल। एग्जाम्पल के लिए सोसाइटी के अंदर में तुम्हें क्या चाहिए? इक्वालिटी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी। अब ये ऐसी चीजें जिसे तुम पैसे से नाप तोल नहीं सकते। अब मान लो कि आगे तुम पढ़ने के बाद एक मस्त सा जॉब मिलता है तुम्हें, जहाँ तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है, यानी कि तुम्हारा इनकम या पैसे तुम्हारे पास बहुत। बट भाई साहब, उस पैसे के अलावा तुम्हारे पास उस जॉब पे कुछ नहीं है। इक्वालिटी के नाम पे सब तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। जॉब सिक्योरिटी, भाई साहब मालिक को जब मन जाए तब तुम्हें लात मार के जॉब से निकाल दे। और सेल्फ रिस्पेक्ट के तो क्या ही कहने भाई, वो तो कब का तुम्हारा RIP इन पीस हो चुका है। अब बताओ, क्या तुम कह सकते हो कि तुम डेवलप कर रहे हो, तुम्हारा जो भी डेवलपमेंटल गोल है वो अचीव हो रहा है? नहीं हो रहा है यार। तुम नहीं कह सकते कि पैसे से सिर्फ तुम डेवलप हो रहे हो, तुम्हारा डेवलपमेंटल गोल अचीव हो रहा है। समझ गए इस एग्जांपल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक इंसान, मैं या तुम, प्रॉपरली तभी अपना डेवलपमेंटल गोल को अचीव कर सकते हैं जब हमारे पास मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक दोनों गोल हो, हम अचीव करें उन्हें। अब इसी के साथ हमारा खत्म होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट का टॉपिक। अब बढ़ते हैं नेशनल डेवलपमेंट की ओर। वैसे तो देखो, नेशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जहाँ में बात किया जाता है जो कैसे तुम बढ़ाओगे कंट्री का पर कैपिटा इनकम को, उस कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि जो जीने रहने का तरीका है, उसे कैसे इंप्रूव करोगे, वहां में गरीबी और जो इलिटरेसी है इसे कैसे खत्म करोगे। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट है, ये मैं और तुम नहीं कर सकते, इसे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है। तो जब भी गवर्नमेंट एक कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो वो बात कर रहा होता है कि कैसे एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को, एजुकेशन को और अपना जो हेल्थ सेक्टर है उन्हें इंप्रूव करे, क्योंकि ये सारी चीजें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेट करता है नेशनल डेवलपमेंट की ओर। और एक चीज तुम अपने दिमाग पे ये बात भी डाल लेना, जिस तरीके से इंडिविजुअल डेवलपमेंट काम करता था ना, नेशनल डेवलपमेंट भी ऐसे काम करता है। यहाँ में भी जो अलग अलग लोग हैं ना, उनके लिए नेशनल डेवलपमेंट भी
अलग अलग तरीके से मायने रखता है। अब जैसे मेरे लिए देश का डेवलपमेंट तब होगा जब एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे। उसी तरीके से अगर तुम फार्मिंग सेक्टर से आते हो, लाइक तुम फार्मर के बेटे हो एंड ऑल, या तुम एक फार्मर ही हो, तो तुम्हारे लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छी तरीके से ग्रो करे। लाइक समझ रहे हो ना? तो कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर भी होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट में जैसे हुआ था, उसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट में। अब फिर इस पिक्चर को देखो, एनसीईआरटी के अंदर पे ये दिया हुआ है। अब एग्जाम पे आया जा सकता है कि क्या है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो आगे बिल्डिंग्स बने हुए बड़े बड़े और नीचे स्लम्स एरियाज है, जो कि शो कर रहा है इनकम डिस्पैरिटीज को। जब हम नेशनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो कुछ सेगमेंट बहुत आगे रह जाता है और कुछ सेगमेंट बहुत ही पीछे रह जाता है, जिस वजह से क्रिएट होता है इनकम डिस्पैरिटीज। अब इसके बाद अगला टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तुम किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर करोगे कि वो कितना डेवलप है नहीं है। तो इसके लिए सिंपली देखो, माना जाता है कि इनकम जो है एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया जिसे तुम पता करोगे कि कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप है और कौन सा कंट्री कम डेवलप है। बट रुको, तुम डायरेक्टली नेशनल इनकम को नहीं ले सकते, क्योंकि जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। लाइक तुम इंडिया और भूटान का केस देख लो। हम कहा वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और भूटान बेचारा कहा लिस्ट में भी नहीं आता। तो अगर हम दोनों कंट्रीज का इनकम को कंपेयर करने बैठ गए ना, तो ये गलत होगा। हम डायरेक्टली नेशनल इनकम को नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एवरेज इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स पे, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक कंट्री के अंदर में जितने लोग हैं ना, उससे उनका टोटल इनकम को, यानी कि वो कितना कमाते हैं ना, उसे डिवाइड कर दो। तुम्हारे पास जो आएगा वो होगा पर कैपिटा इनकम, या फिर तुम कह लो एवरेज इनकम। और सिंपल एक अंधा इंसान भी ये बता दे सकता है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम को देख के कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप है और नहीं है। तुम्हें ये चीज पता चल गया कि यार देखो, अगर तुम्हें दो कंट्रीज को या स्टेट को नापना है, कंपेयर करना है कि कौन कितना डेवलप है नहीं है, तो तुम आसानी से कर सकते हो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के सहारे से। इसी चीज का इस्तेमाल करता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहता है वर्ल्ड बैंक, और पब्लिश करता है एक रिपोर्ट जिसे कहता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जहाँ कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन कि वो कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है। अब देखो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम होगा, हो सकता है तुम्हारी किताब पे कुछ और दिया हो, यहाँ पे कुछ और दिया हो। नंबर पे मत जाना, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 2019 का जो डेटा है, वो हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे 2017 का हो या आगे कोई भी हो सकता है। डजंट मैटर, तुम्हें बस समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $49,300 या उससे ज्यादा है पर एनम, यानी कि सालाना इनकम जो है, तो वो होगा एक हाई इनकम या फिर रिच कंट्री। और वहीं पे अगर एक कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम है सिर्फ और सिर्फ $2,500 या उससे भी कम, तो वो है एक लो इनकम या फिर पुअर कंट्री। अब अगर तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग पे ये चल रहा है कि हम कहाँ आते हैं इंडिया, तो हम आते हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज के कैटेगरी पे। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए तुम हमारा पर कैपिटा इनकम देख लो, बस $6,700 पर एनम। तो ऑब्वियस सा बात है, हम डिजर्व करते हैं चीज। होप कि आगे बढ़े और चीजें सुधरे। खैर मैंने माना ये बात कि एवरेज इनकम की मदद से तुम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो, वो कितने डेवलप है नहीं है ये पता कर सकते हो। बट ये एवरेज इनकम या फिर तुम कह लो पर कैपिटा इनकम एक चीज हमसे छुपाता है। एवरेज इनकम हमें ये नहीं बताता है कि एक कंट्री के अंदर पे जो लोग है ना, उनके पास इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि मैं सिंपली कह रहा हूँ, ये हमसे छुपा रहा है इनकम डिस्पैरिटीज को। आगे मैंने तुम्हें एक पिक्चर के साथ ये बात समझाया था क्या होता है इनकम डिस्पैरिटी, फिर समझा देता हूँ। इनकम डिस्पैरिटी को तुम इनकम इनक्वालिटी भी कह सकते हो। अभी समझने के लिए फिर से एक पिक्चर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो, एक तरफ तो क्या है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इनकम इनइक्वालिटी या इनकम डिस्पैरिटी नहीं है, सब बराबर है सोसाइटी के अंदर। पर दूसरी तरफ देखो, सिंपली दिख रहा है गरीब और अमीर के बीच का भेदभाव, जो कि तुम इंडिया पे भी देख पाते हो, राइट। हमारे इंडिया पे क्या है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है यार। हाँ, अंबानी को देख लो, उसके पास जितना पैसा है ना, मैं तो यार सपने में भी सोच नहीं सकता उतने पैसे के बारे में। तो यार 100 बात की एक बात, ये एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम एक चीज हमसे छुपाता है, वो क्या, इनकम डिस्पैरिटीज। लोगों के बीच किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नहीं बताता है। तुम एवरेज इनकम को देख के ये बता दोगे कि कंट्री डेवलप है, बट क्या सही में वहाँ के लोग सारे के सारे खुश है, नहीं है, ये नहीं बता सकते तुम बस एवरेज इनकम को देख के। तो यही पे आता है हमारा अगला टॉपिक, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। इनकम के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम को देख के ये बता सकते हो कि कंट्री कितना डेवलप है नहीं है। बट इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज भी होते हैं, जिनमें से पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि तुम्हें बताता है कि एक साल के अंदर पे 1000 बच्चों में से कितने बच्चे बस जन्म लेने के एक साल के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। फिर दूसरा है लिटरेसी रेट, ये तो सिंपल है, कितने पढ़े लिखे लोग एक कंट्री के अंदर पे है, 7 साल या उससे अबव वाले ग्रुप जो भी है, ठीक है। एंड तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो, एक कंट्री के अंदर पे जो 14 से 15 साल का एक एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप के अंदर कंट्री का टोटल पॉपुलेशन में से कितने बच्चे इस एज ग्रुप में आने वाले स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस को देखते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हमारे 3 इंडियन स्टेट्स को लेते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो हमारा हरियाणा सबसे आगे है यहाँ पे। तुम सिंपली कह सकते हो ये बात कि इन तीनों स्टेट में से हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप है। बट रुको,
हमने और 3 क्राइटेरियाज भी अभी देखा था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब अगर तुम इन चारों क्राइटेरियाज को एक साथ मिला के कंपेयर करते हो कि एक स्टेट या एक कंट्री कितना डेवलप है नहीं है, तो पूरा गेम ही पलट जाता है। देखो अब हरियाणा नहीं, केरला सबसे ज्यादा डेवलप स्टेट कह सकते हो इंडिया का है, जिसने हर एक सेगमेंट पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि कम होना चाहिए तो कम है यहाँ पे, लिटरेसी रेट ज्यादा होना चाहिए तो है, नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा होना चाहिए तो है। अब ये सारे क्राइटेरिया तो ठीक है, बट एक और चीज जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा, एक कंट्री कितना डेवलप है नहीं है, ये जानने के लिए एक दूसरा क्राइटेरिया ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री का गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को कितना प्यार करता है। मेरे मामले पे यार मोदी जी मुझसे प्यार नहीं करते, मैं बता रहा हूँ, 25 साल का सिंगल लौंडा हूँ, बट मोदी जी कुछ नहीं कर रहे यार, खुद भी सिंगल मर रहे हैं, मुझे भी मरवा रहे हैं। मतलब दिक्कत क्या है मोदी जी आपको मुझसे? नहीं यार मैं मान चुका हूँ कि मोदी जी मुझसे तो प्यार नहीं करते, बट शायद तुमसे करते हैं। अब ये करते हैं नहीं करते ये जानने के लिए हमारा अगला टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज। हाँ, यही वो क्राइटेरिया है जो बताता है कि गवर्नमेंट अपने लोगों से कितना प्यार करता है नहीं करता है। सिंपली पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर पे गवर्नमेंट सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज आम लोगों को, पब्लिक को प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इस टॉपिक का नाम ही है पब्लिक फैसिलिटीज। अब वो फैसिलिटीज क्या क्या हो सकता है? अब एग्जांपल के तौर पे जो पब्लिक या फिर तुम कह लो गवर्नमेंट स्कूल्स है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सारे क्या है पब्लिक फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्यार से हम लोगों के लिए दे रहा है। देख रहे हो प्यार, देख रहे हो गवर्नमेंट का। अब देखो ये प्यार ना बरकरार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज है ना, ये हम आम लोग, मैं या तुम खरीद नहीं सकते। हमारे पॉकेट पे जितना ही पैसा रहे तब भी, मेरे पास जितना ही पैसा हो यार, मैं स्कूल नहीं खोल सकता अपने बच्चे के लिए, हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है, राइट? मैं बच्चे पे जा रहा हूँ, मैं तो अभी तक सिंगल ही हूँ यार, क्यों मैं जा रहा हूँ बच्चों पे? खैर रहने दो, तुम समझ गए। पब्लिक फैसिलिटीज आम लोगों के औकात के बाहर वाला चीज होता है, तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमें प्रोवाइड करे। तो ये कंट्री कितना डेवलप है नहीं डेवलप है, इसे जानने के लिए तुम उससे देख सकते हो कि उस कंट्री का पब्लिक फैसिलिटी कैसा है नहीं है। अगर प्यार करता है गवर्नमेंट अपने पब्लिक से तो पब्लिक फैसिलिटीज अच्छा होगा, और अगर नहीं करता है ना तो फिर गाली दो अपनी सरकार को ना, चाहे जो भी हो। अब एक छोटा सा टॉपिक, बॉडी मास इंडेक्स क्या है? देखो यार तुम मोटे हो, पतले हो या तुम हेल्दी हो, ये चीज कैसे पता किया जाता है? इस बॉडी मास इंडेक्स को देख के। तुम अगर फिट हो तुम कह सकते हो नरिश हो, अगर तुम पतले हो तो इस इंडेक्स के हिसाब से तुम अंडर नरिश हो, और अगर तुम बहुत ही मोटे हो तुम ओवरवेट हो। ये तो मैंने बता दिया कि तुम मोटे, पतले या फिट हो। अब ये कैसे पता कर सकते हो तुम? इसके फॉर्मूला से तुम्हें क्या करना है, अपना वेट को डिवाइड कर देना है अपने हाइट के स्क्वायर से। तुम्हें वेट लेते हुए ध्यान देना है कि ये केजी में होना चाहिए और हाइट होना चाहिए मीटर पे। अब मान लो तुमने ये फॉर्मूला को याद करके वैल्यू निकाला अपना, अगर वो वैल्यू 18 से कम होता है यानी कि तुम एक पतले दुबले अंडर नरिश बंदे हो। अगर वो वैल्यू 25 से ज्यादा होता है तो तुम मोटे हो यार, सीधा बात है। और अगर वो वैल्यू 25 से लेके 18 के बीच होता है तो तुम फिट बंदे हो, नरिश बंदे हो, ठीक है? अब तुमने यूनाइटेड नेशन का नाम तो सुना ही होगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है कि दुनिया में सब चीज बढ़िया बढ़िया हो लोगों के साथ, जिसके लिए वो कई सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाते रहता है दुनिया भर में। अब ऐसा एक प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जिसके अंदर पे कंट्री के जो लोग है वो कितने डेवलप है इस चीज को कंपेयर करा जाता था। और ये कंपैरिजन करने के लिए बनाया गया एक रिपोर्ट जिसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्योंकि इंसानों के बारे में है तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। या अब यहाँ क्या किया जाता है, कंट्रीज को कंपेयर करा जाता था बेस्ड ऑन उस कंट्री में एजुकेशन कैसा है, उस कंट्री का हेल्थ सेक्टर कैसा है, और उनका पर कैपिटा इनकम कैसा है। और इन तीनों चीजों को देख के एक इंडेक्स बनाया गया जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि रैंक करता था कंट्रीज को बेस्ड ऑन जो भी ये क्राइटेरिया है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। अब इसे समझने के लिए किताब के अंदर पे एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आते हैं, जहाँ तुम देख सकते हो कि हमारा प्यारा भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो रैंकिंग है वो है 132, जो कि बहुत ही खराब है। या ऊपर देखो तुम श्रीलंका जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है 73। अब क्यों अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि जो मैंने बताया क्राइटेरियाज, उनका पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो हेल्थ सेक्टर है वो भी हमसे बेटर है, और जो एजुकेशन के मामले पे जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है 25 साल या उससे ज्यादा के लोग, उस कैटेगरी पे भी हमसे ज्यादा है श्रीलंका। तो ऑब्वियस सा बात है रैंकिंग अच्छा होगा ही उनका। यहाँ पे देखो सीन क्या है, रैंकिंग जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा उतना बुरा है। अब यहाँ पे नीचे देखो तुम नेपाल और बांग्लादेश से, जो कि पर कैपिटा इनकम के मामले पे तो हमसे बहुत नीचे है, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले पे हमसे आगे है, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ का हेल्थ सेक्टर हो सकता है कि हमसे ज्यादा इंप्रूव है, इसीलिए उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा हमसे ज्यादा है। तो तुम कह सकते हो ये भी एक क्राइटेरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे एक कंट्री के लोग कितना डेवलप है नहीं है वो तुम पता कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है, जिसे करते हैं हम जल्दी से खत्म और लेते हैं अलविदा। बट इससे पहले रुको यार, मुझे ना तुम लोगों का एक मदद चाहिए। मैं यार अपने मम्मी से लड़के बैठा हुआ हूँ, उन्हें यार मेरा स्ट्रगल समझ ही नहीं आता। वो तो अपने जीत पे लगे हुए हैं कि भाई साहब PhD करो और ब्ला ब्ला करो, उन्हें मेरे सपने का कोई परवाह ही नहीं है बस। तो मैंने क्या लड़के कहा, बस मुझे 1 साल दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि आई एम द बेस्ट। तो यार
ये एक साल मैं जम के वीडियोस डालूंगा और ट्राई करूंगा 1 मिलियन रीच करने का। सो यार हो सके तो यार मतलब क्या कहूँ, शेयर करो, सपोर्ट करो। ज्यादा नहीं कहूंगा। हाँ सही में मैं अभी बहुत हल्के में कह रहा हूँ ये बात, बट या मुझे जरूरत है तुम लोगों का। खैर ज्यादा नहीं खींचते इसे, बढ़ते टॉपिक की ओर। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे कहा गया कि डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हो कि जहाँ प्रेजेंट जनरेशन जो आज का है उसका नीड्स तो पूरा हो ही हो, जो भी हमारा जरूरत है वो पूरा हो ही हो, साथ साथ हम सोचे फ्यूचर जनरेशन के बारे में और उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाए भाई। ऐसा नहीं कि सब हम ही खत्म कर ले, जो चीज लग नहीं रहा है कि हो रहा है, ठीक है। कई सारे साइंटिस्टों ने कहा है कि जो प्रेजेंट जनरेशन का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही सस्टेनेबल नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम बस अपने बारे में यानी कि प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेस है अलग अलग तरीके का, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वो खत्म हो रहा है। लाइक तुम देखो, जो ग्राउंड वाटर है जहाँ से हम पानी निकालते हैं वो खत्म हो रहा है, क्योंकि हम इतने खतरनाक तरीके से ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। खत्म तो होगा ना यार। उसी तरीके से एग्जांपल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, फॉसल फ्यूल। अब हम कुत्तों की तरह फॉसल फ्यूल, चाहे पेट्रोलियम हो या कोल हो, यूज करे जा रहे हैं। और ये चीजें तो एक ना एक पॉइंट के बाद खत्म होगा ना, और जब खत्म होगा तो ये दिक्कत हमें ही देगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन को ही देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ इस तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए कि अपना ध्यान भी रखे और फ्यूचर जनरेशन का भी नीड्स और वांट्स को इग्नोर ना करे। तो यार हाँ, यही तक था ये चैप्टर। देखो यार, ऐसा कोई भी चीज जो हमें करने पे पैसे मिलते हैं ना, उसे तुम कहते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यार जब बात आता है पैसे का, तो उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे इसके लिए मैं बनना हो सब्जी वाला या मछली वाला या फिर फिजिक्स वाला। पैसे के लिए कुछ भी करेंगे हम। अब देखो सही बताओ तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी ये जो काम है जिसके लिए हमें पैसे मिलते हैं, ये कई तरह के होते हैं। तो यार इसका सोल्यूशन ये है कि कुछ बुद्धिमान लोगों ने ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांट दिया अलग अलग ग्रुप्स पे, और इसी चीज को कहते हैं हम सेक्टर्स, जिससे इस चैप्टर का नाम भी आया, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिसका पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमें ये बताने के लिए कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जिसे हमने अलग अलग सेक्टर्स पे बांटा हुआ है ना, ये कितने सेक्टर्स पे बांटा हुआ है, कौन कौन सा एक्टिविटी होता है। नंबर 1, अगर तुम एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो चीजों को, तो 3 होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और अगर तुम बांटते हो कि एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन कैसा है, तो उस हिसाब से 2 होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अगर तुम बांटते हो कि उस एक्टिविटी का ओनर कौन है, तब तुम बांटते हो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पे। तो हम पहले बात करते हैं, जब तुम बांटते हो नेचर क्या है उस एक्टिविटी का, जिसमें से पहला है प्राइमरी सेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें जो भी चीजें नेचर ने दिया है ना, हम उसी का इस्तेमाल करके कोई चीज बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर, जहाँ भगवान ने हमें खेत दिया, हमने वहाँ बीज बोया, खेती किया और मस्त खा रहे यार। माइनिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट्री और कुछ एग्जांपल्स है। अब इस सेक्टर को ना कहते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ में मोस्ट एक्टिविटी जो होता है वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड चीजें ही होता है, जो कि टोटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और इसके अलावा इस सेक्टर में ना जो भी चीजें बनता है वो बेस होता है आगे के जो भी प्रोडक्शन होगा उसके लिए। अब एग्जाम्पल के लिए एक कपड़ा बनता है फैक्ट्री पे, जो कि पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर का, बट इस कपड़े को बनने के लिए क्या चाहिए, कॉटन, जो कहाँ से आता है, इस प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर से। ऐसे कई और चीजें जिसे बनाने के लिए ना तुम्हें प्राइमरी सेक्टर का जरूरत है। अब फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ क्या होता है, हमने जो भी नेचर का इस्तेमाल करके चीज बनाया ना, उसी को ही दोबारा हम इस्तेमाल करते हैं किसी और चीज को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करके, यानी कि मशीन का इस्तेमाल करेंगे और कुछ और बनाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो प्राइमरी सेक्टर से है, इसका इस्तेमाल करके हम कपड़ा बना रहे हैं, जो कि मशीन से बना हुआ एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शुगर केन एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो खेती में बनाया गया, उगाया गया, कुछ भी कह लो। अब इस शुगर केन की मदद से हम बनाते हैं शुगर या फिर बनाते हैं हम गुड़, जैगरी। ये दोनों ही है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो यार क्योंकि ज्यादातर एक्टिविटी जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर पे होता है वो इंडस्ट्रीज पे होता है, तो इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब इसके बाद आगे है टर्सरी सेक्टर। यहाँ पे तुम कोई चीज बनाते नहीं हो, तुम सर्विस देते हो, जिससे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है डेवलप हो पाता है। अब सर्विसेज लाइक बैंकिंग सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इसीलिए ना इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जहाँ हम कुछ बना नहीं रहे, हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कुछ मदद कर रहे हैं, जिससे कि बाकी का जो 2 सेक्टर है वो ग्रो हो पाएगा। अब इन तीनों सेक्टर्स को सबसे आसानी से समझाया गया ये 3 पिक्चर्स के साथ तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब पे। ये सबसे स्मार्टेस्ट वे था समझाने के लिए कि क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स। खैर हम बढ़ते अब अगले टॉपिक की ओर, जहां बताया गया है कि कैसे ये तीनों सेक्टर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये आपस में बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। मतलब एक के बिना तो दूसरा चल ही नहीं पाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं शुगर केन का। अब शुगर केन जिसे बनाएगा एक फार्मर, जो कि पार्ट है प्राइमरी सेक्टर का, देन वो शुगर केन मैन्युफैक्चर होगा फैक्ट्रीज पे जाके, जो कि पार्ट होगा सेकेंडरी सेक्टर का और बनेगा शुगर। एंड देन अब जो ये शुगर है ये जाएगा फैक्ट्री से दुकानों पे,
होलसेल, रिटेल एंड देन फाइनली हमारे पास जिसके लिए इस्तेमाल करा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। गाड़ी भाई फैक्ट्री से उड़ के हमारे घर पे नहीं आएगा ये। तो ट्रांसपोर्टेशन एग्जांपल है क्या का, टर्सरी सेक्टर का। अब यहाँ देखो ये तीनों ही सेक्टर का मदद से ही चीजें आगे बढ़ रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक सेक्टर का दिमाग खराब होता है ना भाई, तो फिर दिक्कत आएगा। तीनों ही आपस में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, एक के बिना तो दूसरा चल ही नहीं पाएगा। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, जो की है तुम इन तीनों सेक्टर्स के बारे में जान लिए, अब कंपेयर करो इन्हें। तो कैसे करोगे तुम कंपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को? कुछ नहीं है, तुम्हें जानना है बस प्राइमरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता है, टर्सरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता है। एंड देन तुम इन तीनों को कंपेयर कर लेना, कौन सा खतरनाक है कौन सा नहीं है। जिसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगा एक चीज का, जिसे कहता है जीडीपी। अब देखो लोंडो, जीडीपी को ना अपना क्रश का डीपी मत समझ लेना। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा चलो ठीक है, जीडीपी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक फार्मर है जिसने अपने खेत पे वीट उगाया है, अब उसे बेचना चाहता है तो अपने पास वाले मिल पे जाता है एंड अपने पास जितने वीट थे उसे 20 रुपए में बेच देता है वो। अब वो जो मिल है वो उस वीट को ग्राइंड करता है और बनाता है आटा या फ्लावर, कुछ भी कह लो, एंड देन वो उसे बेच देता है 35 रुपीज में एक बिस्कुट बनाने वाले कंपनी को। अब ये कंपनी क्या करता है, इस फ्लावर को मिक्स करता है ऑयल और शुगर के साथ और बन जाता है बिस्कुट, जिसे वो बेचता है 80 रुपीज पे। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो बिस्कुट बनाया ना ये एक फाइनल प्रोडक्ट, बट देखो इकोनॉमिक्स के अंदर पे ये जो बाकी दोनों प्रोडक्ट, चाहे फार्मर ने जो बनाया और जो उस मिल ने जो बनाया, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वो आधा अधूरा है। जब कोई चीज पूरा होता है देन उसे कहते हैं हम फाइनल प्रोडक्ट। तो इकोनॉमी के अंदर में ना हम फाइनल प्रोडक्ट को सिर्फ इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम इंक्लूड नहीं करते। ये मैंने इसलिए बताया, अब तुम्हें समझने में आसानी होगा जीडीपी का डेफिनेशन। देखो जीडीपी का मतलब क्या है, तुमने अपने कंट्री के अंदर में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस किया उसका जो फाइनल मैं कह रहा हूँ वैल्यू होगा ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे ही तुम कहोगे जीडीपी। सिंपल है, जो भी चीजें तुमने फाइनली बनाया अपने कंट्री के अंदर पे उसका जो वैल्यू होगा वही होगा जीडीपी। तो एक कंट्री को अगर तुम नापो जीडीपी के हिसाब से, तो जो कंट्री जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसका जीडीपी भी उतना ज्यादा होगा, और जो कंट्री जितना कम प्रोडक्शन करेगा उसका जीडीपी भी सबसे कम होगा। अब एग्जाम्पल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी है यूएसए का, और इंडिया आता है रैंकिंग पे 5th। अब हमने जीडीपी के बारे में जान लिया, अब हमें तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है, बट उस कंपैरिजन से पहले हमें और एक टॉपिक जानना है, जो कि है हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स है, इनके अंदर में हिस्टोरिकली क्या क्या चेंजेस आया है, कैसे ये सेक्टर्स इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम, वो जानना है। देखो इन तीनों सेक्टर्स को तुम कुछ स्टेजेस में बांट सकते हो। पहला और इनिशियल स्टेज, जहाँ क्या होता है कंट्री के अंदर पे प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब कंट्री कोई भी नया होता है, अभी बस डेवलप हो ही रहा है, तो वहाँ एक लौता चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो भी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते हैं। देन जब समय बीतता है, नए नए टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आता है जो चीजों को आसान बनाता है, तब क्या होता है उस कंट्री के लिए ना सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ज्यादातर लोग क्या होते हैं सस्ते में और ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं और यूज भी करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री पे बन रहा है तो सस्ता भी होगा और ज्यादा भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो लोग काम करना भी अब खेतों में नहीं चाहते हैं, फैक्ट्रीज पे चाहते हैं। एंड देन सोसाइटी और डेवलप होता है, कंट्री और डेवलप होता है। अब यहाँ पे क्या होता है टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब इसके पीछे का वजह होता है अलग अलग सर्विसेज का डिमांड बढ़ने लगता है, और ये डिमांड जो क्या होता है इसलिए बढ़ता है क्योंकि चीजें सुधरता है, जो काम करने का कंडीशन है वो भी सुधरता है। तो अब लोग सर्विस सेक्टर में काम भी करना चाहते हैं और सर्विसेज का मजा भी लेना चाहते हैं। तो इस समय इसीलिए सर्विस सेक्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस लेने लगता है। ओवर द 100 years दुनिया भर में ऐसा देखा गया कि सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अभी। बट एक समय था बहुत पहले जब एग्रीकल्चर खतरनाक हुआ करता था, लोग उसके अलावा और कुछ जानते ही नहीं थे करना, तब प्राइमरी सेक्टर सबसे खतरनाक हुआ करता था। अब तुमने जान लिया बैक स्टोरी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का। अब जानो कि इंडिया पे इन सेक्टर्स का क्या कंडीशन है, जिसके लिए अब तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा जीडीपी का। याद है ना जीडीपी क्या है? फाइनल गुड्स जो भी हम अपने कंट्री पे बनाते हैं एक साल के अंदर पे, ठीक है। अब देखो जीडीपी ना बनता है जितना प्राइमरी सेक्टर बनाता है टोटल, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों का जो प्लस करने के बाद वो जो वैल्यू होता है उसे कहते हैं हम जीडीपी। एनसीईआरटी के अंदर पे एक कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिया गया है समझाने के लिए कि जीडीपी के अंदर पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कैसा कंट्रीब्यूशन है। नहीं है हम ना इस कॉम्प्लेक्स से चार्ट को नहीं समझेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, और मैं सही बताऊं तो नंबर्स का काम नहीं है यार, नहीं एग्जाम में, नहीं मतलब अभी तो नहीं है तुम्हारे लिए। तो मैं बना रहा हूँ तुम लोग के लिए एक सिंपल सा चार्ट। लाइक यहाँ पे 2 टाइम पीरियड दिया गया है, पहला है 1973 से 74 का, दूसरा है 2013 से 14 का। लगभग 40 साल का गैप है, और 40 साल के इस गैप में देखना ये है कि क्या चेंजेस आया है इस सेक्टर्स पे। देखो 1973 से 74 के अंदर पे जीडीपी के अंदर पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था प्राइमरी सेक्टर, सेकंड नंबर पे था टर्सरी सेक्टर, और तीसरे नंबर पे था मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सबसे कम था मैन्युफैक्चरिंग और सबसे खतरनाक था प्राइमरी सेक्टर हमारा। फिर आ जाओ 40 साल बाद, यहाँ
पे क्या होता है, गेम पूरा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है टर्सरी सेक्टर का और सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सेक्टर का, और मैन्युफैक्चरिंग कहीं बीच पे आ जाता है। अब यही से आएगा क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये जो टर्सरी सेक्टर है ओवर द 40 सालों से इतना इंपॉर्टेंस गेन कर लिया इसने। देखते हैं, क्योंकि ये डायग्राम तुम्हें यही समझा रहा है कि इन 40 सालों में टर्सरी सेक्टर बहुत ही डेवलप हो चुका है। प्राइमरी सेक्टर जो कि एक समय बहुत खतरनाक नंबर 1 पे हुआ करता था जीडीपी के मामले पे, वो अब आखिरी नंबर पे है। देखो कुछ बेसिक सर्विसेज है लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, बैंकिंग, ये सारे सर्विसेज बढ़ रहा है आज के समय पे, और ये सर्विसेज सर्विस सेक्टर ही प्रोवाइड कर पाता है। एग्रीकल्चर तो कर नहीं पाएगा, प्राइमरी सेक्टर तो कर नहीं पाएगा। देन इसके बाद इन 40 सालों में ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, ये भी हुआ है। अब ये भी फायदा दिया है सर्विस सेक्टर को, यही बात है खास सर्विस सेक्टर का, ये दूसरों का फायदे से भी फायदा लेता है। बिल्कुल मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हमेशा मेरा फायदा उठा लेता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खैर तीसरा चीज, इन 40 सालों में लोगों का इनकम भी बढ़ा है। अब इनकम बढ़ने की वजह से लोग अय्याश भी हुए हैं। पहले अगर तुम्हारे दादा दादी को कहोगे कि क्लब में चलो, पार्टी करने चलो, बाहर चलो, नहीं यार, बट आज के लौंडो लौंडियों को देखो, शॉपिंग करना, महंगे महंगे रेस्टोरेंट पे जाना, घूमना फिरना, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉमन है ये सब चीजें। एंड आखिरी चीज, इन 40 सालों में कई सारे न्यू सर्विसेज जो कि जुड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये भी एक तरीके का सर्विस है, नया सर्विस है जो कि कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है। इन्होंने भी अपना इंपॉर्टेंस गेन किया और ये हमारे लिए आजकल बहुत जरूरी भी है। तो या इन सारी चीजों की वजह से ही सर्विस सेक्टर जो है, तुम कह लो टर्सरी सेक्टर जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के समय हमारे लिए। अब देखो, माना कि इन 40 सालों के अंदर पे टर्सरी सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करा है, बट ये जो ग्रोथ है ना, वो एक जैसा नहीं है हर जगह। जहाँ जहाँ स्किल और नॉलेज का जरूरत होता है ना, वहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करा है। बट ऐसे जगह जहाँ पे नॉलेज और स्किल का जरूरत कम से कम है, लाइक तुम कह लो जो सड़क पे बैठे हुए हैं, सब्जी वाले हैं, मछली वाले हैं, या जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है, वो भी तो सर्विसेज दे रहे हैं, बट उनका कंडीशन बहुत खराब है। खैर, अब अगला सवाल, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का है, ठीक है, बट लोग सबसे ज्यादा कहाँ काम कर रहे हैं? तो अगेन टाइमलाइन हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो जीडीपी में एम्प्लॉयमेंट का शेयर कितना है, मतलब कितने लोग कौन सा सेक्टर पे जीडीपी में काम कर रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग काम करते थे प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ऑलमोस्ट 71%। उसके बाद ये नंबर आता है टर्सरी सेक्टर के पास जो कि ऑलमोस्ट 18% है, एंड देन थर्ड आता था 11% जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे आता था। अब आ जाओ 40 साल बाद, यहाँ भी सीन ना एग्जैक्ट वैसे ही है। 40 साल बाद भी कुछ बदला नहीं था, बस नंबर में कुछ अदल बदल हुआ था। 40 साल बाद 71 से प्राइमरी सेक्टर आ गया 44 पे, बट अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा था। सेकंड नंबर पे था अगेन टर्सरी सेक्टर 31% के साथ, और आखिर में था सेकेंडरी सेक्टर 25% के साथ। ये परसेंटेज के ऊपर इतना ध्यान मत देना। इस कहानी का लुब्बे लुब्बास ये है कि देखो, इन 40 सालों में कुछ बदला हो या नहीं बदला हो, अगर कोई एक सेक्टर जिसने सबसे ज्यादा काम दिया है लोगों को ना, वो सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर। अब ऐसा क्यों है, नहीं है, ये हम आगे देखेंगे, बट सिंपल सा बात ये है, देखो, हाँ, माना कि जीडीपी के मामले पे प्राइमरी सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट रोजगार देने के मामले में ना लोगों को ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। मोर देन हाफ जो इंडिया का पॉपुलेशन है, ये प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड चीजों पे ही काम कर रहा है, जबकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना जीडीपी में, ये 15% से भी कम है। अब ये एक दिक्कत का बात है यार, इससे एक प्रॉब्लम खड़ा होता है जिसे हम कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो दिखती नहीं है भाई। हाँ, मैं क्या समझा रहा हूँ? देखो, एक चीज होता है जरूरत, तुम्हें कितना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा चीजें तुम लगाओगे ना, तो वो लगाना नहीं लगाना मतलब वेस्ट करना ही होता है। तो यहाँ भी ना ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर पे जितने काम करने के लिए लोग चाहिए ना, उससे ज्यादा है। तो ज्यादा जो है होना नहीं होना बात बराबर ही है। वो दिख नहीं रहा है बट वो बेरोजगार है। अगर वो नहीं होता ना, तो आज जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा पैसा मिलता, बट देखो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो वैल्यू नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब टर्सरी सेक्टर इतना सही है, जीडीपी में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो लोग यार प्राइमरी सेक्टर पे क्यों अटके हुए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देखो, सबसे पहला चीज, अगर तुम्हें काम चाहिए सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर पे, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए एजुकेशन और स्किल, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। स्किल के मामले में तो बताऊं मैं, सही में थोड़ा मुश्किल है। दूसरा चीज, ये सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर ज्यादातर जो काम होता है ना, या तो मशीन से होता है या तो कोई टेक्नोलॉजी से होता है। तो इतना काम भी नहीं है यहाँ पे जो लोगों को रोजगार दे पाएगा इतना ज्यादा। और आखिरी चीज, प्राइमरी सेक्टर पे बस कुछ चीज चाहिए, तो वो है फिजिकल पावर। लोगों के पास हाथ होना है, पैर होना है, बस काम मिल जाएगा यार। तो मजबूरन लोगों को प्राइमरी सेक्टर पे ही अटका रहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई शौक से बैठ रहा है यहाँ पे। अब देखो, अगला टॉपिक ऐसा जिससे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का भी आई मीन वो घबराते हैं।
यहाँ तक कि जो हमारे मोदी जी है, जिसका यार दुनिया में रोला है अलग ही लेवल का, अगर तुम उन्हें भी पूछ दो कि मोदी जी आपके पास तो हर बीमारी का इलाज है, कुछ नुस्खा ऐसा भी बताया जिससे इस देश के अंदर पे बेरोजगारी खत्म हो जाए, चुप हो जाएंगे यार वो भी, दुम दबा के भागेंगे सारे के सारे पॉलिटिशियंस, क्योंकि ऐसे काम के लिए उनके पास समय नहीं है भाई, उनके पास इंपॉर्टेंट काम पड़ा हुआ है, वो करेंगे। समझ रहे हो तुम? बट हम नहीं भाग सकते। अगर सीबीसी वाला चच्चा पूछ दे यार तो बताना पड़ेगा, तो हम बताएंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे तुम रोजगार क्रिएट करोगे। तो देखो ज्यादातर काम तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ही है। इंडिया के अंदर पे ज्यादातर जो फार्मर्स है वो गरीब है। किसान को जो खेती बाड़ी करने के लिए फर्टिलाइजर्स या ट्रैक्टर कोई भी दूसरा सामान चाहिए होता है, उनके पास इसका पैसा तक नहीं होता है। तो अगर गवर्नमेंट चीप लोन प्रोवाइड करे उन्हें, तो इससे उनका बहुत ज्यादा मदद हो सकता है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट डैम्स और कनाल्स बनाए नए नए, तो इससे इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव हो सकता है और इससे रोजगार भी बनेगा। तीसरा चीज, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकता है अपना पैसा ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने पे, जो क्रॉप्स है उनका स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव करके, रूरल एरियाज पे रोड कंस्ट्रक्ट करके। ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ एक फार्मर को फायदा नहीं पहुंचाता, ये अदर बिजनेसेस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसे भी फायदा पहुंचाएगा। फिर गवर्नमेंट क्या कर सकता है, रूरल एरियाज पे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, जिसे कहते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेटअप करवा सकते हैं। इससे भी गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकता है हेल्थ एंड एजुकेशन की ओर। एक कंट्री कितना डेवलप होगा नहीं होगा वो डिसाइड किया जाता है, वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, वहाँ पे हेल्थ कैसा है लोगों का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आखिरी चीज, टूरिज्म को प्रमोट करके भी हम रोजगार जनरेट कर सकते हैं। बट देखो अभी जो मैंने तुम्हें चीजें बताया ना, ऐसा करेंगे गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म चीज है, एक दिन में नहीं हो जाएगा। क्या हो अगर कोई इंसान है जिसे रोजगार चाहिए, वो बेरोजगार है और तुम्हें अभी उसे मदद करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया हुआ है मनरेगा करके, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस प्रोग्राम को 2005 के अंदर पे स्टार्ट करा गया था, जहाँ पे ये बताया गया कि लोगों को ना हम राइट टू वर्क प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर तुम ऐसे बैठे हो, काम चाहिए तुम्हें, तुम करना चाहते हो काम, तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारा हक है। इस प्रोग्राम को इंडिया के अंदर पे 625 डिस्ट्रिक्ट पे लॉन्च करा गया, जहाँ पे लोगों से ये वादा करा गया कि आपको 100 दिनों का काम तो हम देंगे ही देंगे जैसा भी हो। अगर हम आपको 15 दिन के अंदर कोई काम ढूंढ के नहीं दे पाए तो हम देंगे आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब यार फ्री के पैसे मिलेंगे बिना काम करके। मतलब ऐसा स्कीम तो यार मेरे लिए भी होना चाहिए, बिना काम करे पैसे। मतलब भाई साहब जिंदगी मौज ऐस और बंदीबाजी में काटूंगा, पैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पैसे तो आएंगे ना भाई, काम करने का क्या जरूरत है। खैर वो तो सपना रहेगा, हकीकत बन नहीं सकता ये। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काम करने के हिसाब से हमें बांटना है फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को। यार इस ज्योग्राफी के अंदर पे क्लासिफिकेशन इतने ज्यादा क्यों है यार, मैं थक चुका हूँ, ये पीछा कब छोड़ेगा मुझे नहीं पता। इतना बाटा बाटी करते करते ना भाई, मुझे लगता है किसी दिन मैं खुद बट जाऊंगा, तब जाके ये क्लासिफिकेशन खत्म होगा ज्योग्राफी के अंदर। खैर दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो रजिस्टर्ड होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे चीजें रजिस्टर्ड नहीं होता है। मेरा रजिस्टर्ड से मतलब है कि लाइसेंस होगा। अगर तुम्हें कोई काम इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे करना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अब देखो यही से दिक्कत स्टार्ट होगा, तो क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे चीजें करने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि फैक्ट्री लॉ, मिनिमम वेज एक्ट, जिन्हें फॉलो करा जाता है। और वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे लाइसेंस वाइसेंस चाहिए नहीं होता है, तो वहाँ कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करा जाता है होने में, बट फॉलो नहीं करा जाता है। अब इसी चीज का दिक्कत झेलना पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे। यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे जॉब सिक्योरिटी को एंजॉय करा जाता है लोगों के द्वारा। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे जॉब सिक्योरिटी होता है, काम करने का जो समय है वो भी फिक्स होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे, और अगर तुम एक्स्ट्रा काम करते हो तो तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे, कुत्तों की तरह काम कराया जाएगा। और ओवर टाइम का तो सोचो ही मत, तो वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें अगर काम है तो। एग्जाम्पल का बात करूँ तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, बैंक्स है, यहाँ पे काम करने वाले लोग। अनऑर्गेनाइज का एग्जाम्पल तुम दुकानदारों को ले लो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ले लो। अब देखो तुमने ये दोनों डिफरेंसेस को समझ के ये समझा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ गलत हो रहा है। हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हम ये चीजों को रोक पाए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करने वाला सिचुएशन दो जगह अलग अलग रहता है। गाँव के अंदर पे, रूरल एरियाज पे ना, मोस्टली जो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होता है ना, वहाँ पे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे काम करते हैं। लाइक लैंडलेस लेबर है एग्रीकल्चर के अंदर पे काम करने वाला, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है,
शेयर क्रॉपर्स है, आर्टिशंस है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, फार्मर्स को सपोर्ट कर सकता है, टाइम पे सीड्स को डिलीवर करके, एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करके, लोन देके, स्टोरेज फैसिलिटीज को देके। फिर जो बात रहा शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे काम करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकता है, रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करके और जो भी आउटपुट बनता है उनके लिए एक मार्केट देके। तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करते हैं ना, वो लोग SC ST या बैकवर्ड कम्युनिटीज से होता है। और भाई सब तुमको पता है इनके साथ होता है घनघोर बेइज्जती, अपमान, जो कह लो तुम, डिस्क्रिमिनेशन घनघोर लेवल पे होता है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कि इनका जो बेसिक राइट है ना वो बचा रहे। ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है ना वो ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? खैर बढ़ते हैं अगले क्लासिफिकेशन के। और क्या करे यार, क्लासिफिकेशन खत्म ही नहीं होता। खैर आखिरी है ये, झेल लो थोड़ा मुझे भी और इन क्लासिफिकेशंस को भी। ओनरशिप के बेस पे जो तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो उसका मालिक कौन है? तो मालिक तो यार ऊपर वाला ही होता है। बाकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। देखो प्राइवेट के अंदर पे क्या होता है, कोई इंडिविजुअल या कोई एक ग्रुप मालिक होगा, बट पब्लिक सेक्टर के अंदर पे गवर्नमेंट भाई साहब मालिक। अब इससे देखो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट का होता है तो वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वहां पे कोई सोशल वेलफेयर नहीं देखा जाता है, प्रॉफिट भैया, पैसा है, बाहर में जाए जनता, ऐसा कुछ सीन है। एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर का टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, पतंजलि ले लो, इन्फोसिस ले लो। गवर्नमेंट का बात करूँ तो रेलवे, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बैंक्स। अब देखो ये चीज से फिर एक चीज तुम्हारे दिमाग पे क्लियर होना चाहिए, हमारा जो ये समाज है ना, सोसाइटी, कंट्री, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइवेट सेक्टर तो होना चाहिए ठीक है, बट पब्लिक सेक्टर के बिना ना एक देश दिक्कत पे आ सकता है। अब ऐसा क्यों है ये जानो। कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं ना जिसे प्रोवाइड करने के लिए भाई साहब अंधा पैसा चाहिए होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ, ये ऐसे एग्जाम्पल्स है, ऐसे सर्विसेज है जिसे प्रोवाइड करने के लिए भाई साहब अंधा पैसा चाहिए। और किसी एक बंदे के पास या कोई ग्रुप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्रोवाइड कर पाए। और अगर मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर है जो प्रोवाइड कर भी रहा है तो वो सस्ते में तो प्रोवाइड करेगा नहीं, उसके वो अंधा पैसा भी चार्ज करेगा। अब अगर सस्ते में चाहिए तो एक ही उपाय है भाई, गवर्नमेंट। तो इसीलिए कहते हैं यार जो गवर्नमेंट होता है वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करता है, सपोर्ट करता है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, किसी की भलाई के लिए काम नहीं करता। तो इसीलिए यार पब्लिक सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सोसाइटी के अंदर पे। खैर यार इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। की हालचाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के ऊपर। तो यार हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मनी। बट रुको यार, इससे पहले कि तुम समझो मनी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है बार्टर सिस्टम, इसे समझ लो। देखो यार जब मनी नहीं हुआ करता था तब ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहाँ यार हम क्या करते थे, सामान के बदले सामान दिया करते थे। सपोज यार मुझे कुछ चाहिए होगा, तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा, तो यार क्या करेंगे हम, तुम मुझे दे देना और मैं तुम्हें दे दूंगा अपना सामान, सो गया। यह पैसे है, कोई यूज ही नहीं है, देख रहे हो तुम। बट यार बार्टर सिस्टम के अंदर में एक प्रॉब्लम था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का। अब ये है क्या, मतलब देखो अगर मुझे कोई चीज़ बेचना होगा तो तुम्हें भी वो चीज़ खरीदना ही होगा। बट देखो हमेशा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मुझे जो चीज़ बेचना है वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो इसके वजह से यार प्रॉब्लम हो जाता है बार्टर सिस्टम के अंदर में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लाया मनी, जहाँ यार अब हम क्या करेंगे, कोई सामान चाहिए उसके बदले पैसा दे दो और सामान ले लो, सिंपल। बट पहले क्या होता था, सामान के बदले सामान ही देना होता था। तो अब यार सीरियस हो जाओ थोड़ा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख लो, मनी कैसे ये जो प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का, इसे सॉल्व करता है। तो देखो तुम्हें पता है बार्टर सिस्टम के अंदर में ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का प्रॉब्लम रहता है। तो यार हमने क्या किया, मनी का इंट्रोडक्शन किया जो कि एज ए इंटरमीडिएटरी काम करेगा। मतलब अगर तुम्हें कोई सामान वान खरीदना होगा तो तुम क्या करो, पैसा दे दो मुझे सीधा और इसके बदले में तुम सामान लेके जाओ और मुझे जो खरीदना होगा मैं उसी पैसे से खरीद लूँगा। तो अगर मैं तुम्हें पूछूँ पैसा कैसे दिखता है भाई, तो तुम मुझे बताओगे कि ऐसा दिखता है, हरा पीला लाल। जब से मोदी जी आए भाई ऐसा ही दिखता है। तो शायद तुम पूरी तरीके से सही ना हो भाई। देखो पहले समय पे यार मनी यार गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में दिखता था, बट आज के समय पे जो मॉडर्न मनी है वो यार 3 तरीके का होता है। एक होता है करेंसी, जिसके अंदर में यार कागज का जो ये नोट होता है, इसके अलावा जो सिक्के उक्के होते हैं वो भी आ जाता है। उसके बाद दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा पैसा हम बैंक में जाके जमा करते हैं और जिसे जब हमें चाहिए होगा हम निकाल सकते हैं, इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। समझ रहे हो ना बात, जब मुझे ज़रूरत है, मैंने जब मेरा डिमांड होगा मैं उसे निकाल लूँगा, तो नाम रख दिया इसलिए डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा तीसरा होता है चेक। अब देखो ये बेसिकली क्या होता है, आरबीआई के द्वारा बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है
कि देखो तुम्हें क्या करना है, पैसे को ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में, इस कागज़ के टुकड़े को देखते हुए, जिसका नाम देंगे हम चेक, जहाँ में तुम्हें 2 चीज़ मिलेगा। पहला उस इंसान का नाम जिसके नाम पे ये चेक इशू है, और दूसरा वो इंसान जिसको ये पैसा ट्रांसफ़र करना है। बस इतना ही है चेक। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, चलो यार बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था और हमने मनी लेके आया उसके बदले, बट मनी को ही क्यों एक्सेप्ट किया जाए? ऐसा क्या चीज़ खास है मनी पे? अच्छा सवाल है यार। तो इसका जवाब भी सुन लो फिर। पहला देखो, मनी को कंट्रोल करता है हमारा गवर्नमेंट, और दूसरा मनी को इशू करता है यानी कि प्रिंट करता है RBI यानी कि सेंट्रल बैंक। अब देखो, जब किसी को इतना बड़ा सपोर्ट हो ना, गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल बैंक का भी, तो तुम उस चीज़ को कैसे मना कर सकते हो? इसीलिए इंडिया के अंदर तो भाई ये कानून बना हुआ है कि तुम जो इंडियन करेंसी है इसे तुम मना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे परचून की दुकान में बैठने वाले अंकल लोग होते हैं ना, जो थोड़ा सा फटा हुआ नोट भी लेने से मना कर देते हैं, भाई उन्हें प्यार से समझाओ, भाई साहब देखो ऐसा है, अगर तुमने इसे नहीं लिया ना तो तुम्हारे ऊपर केस भी बन सकता है। बट यार सही में बताओ तो उन लोगों से बात करके कोई फ़ायदा होगा नहीं, मानने वाले कहाँ है हमारी बात। तो तुम क्या करना है यार, जो तुम्हारे नोट के ऊपर में जो एक सीरियल नंबर होता है ना, वो अगर दिख रहा है तो तुम उसे बैंक में लेके जाके डिपॉजिट कर सकते हो, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो नंबर नहीं दिख रहा है तब वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई गेस ऐसा होगा नहीं। तो यार इस चैप्टर के अंदर में मनी के बारे में बस इतना ही था। अब यार बढ़ते क्रेडिट के ऊपर। तो क्रेडिट यानी लोन, इसे समझने के लिए तुम्हें 3 कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। पहला डिपॉजिटर, वो इंसान जो पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता है। दूसरा बोरोअर, जो उस पैसे को उधारी पे लेता है। और तीसरा लेंडर, जो उस पैसे को उधारी पे देता है, जैसे कि यार बैंक्स। अब इतना समझने के बाद क्रेडिट का डेफिनेशन जान लो। क्रेडिट यानी उधारी एक तरीके का एग्रीमेंट हो सकता है, जहाँ लेंडर यानी कि बैंक कुछ पैसा देगा बोरोअर को, जिसके बदले में जो बोरोअर होगा वो एक टाइम मांगेगा 2-3 साल कि मैं 2-3 साल के अंदर में तुम्हारा पैसा जो है सूद समेत लौटा दूंगा। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। समझ गए? अब सवाल उठता है, बैंक के पास जो हम इतना पैसा रखते हैं, जाके अंधा पैसा रखते हैं भाई, रखते कि नहीं रखते? सब रखते हैं। तो इन पैसे का बैंक करता क्या है? तो देखो, बैंक जो है जितना भी डिपॉजिट हम जमा करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट अपने पास रखता है, जिससे कि वो अपना डे टू डे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है। यानी कि जब मैं और तुम बैंक में जाके पैसा मांगेंगे तो वही पैसा वो हमारे हाथों पे थमा देगा। इंडिया के अंदर में बैंक क्या करता है, टोटल डिपॉजिट में से सिर्फ और सिर्फ 15% अपने हाथ पे रखता है, और बाकी का जो 70% मेजॉरिटी अमाउंट होता है वो लोगों को लोन दे देता है, और जिस पे वो चार्ज करते हैं हाई इंटरेस्ट, और इसी से उनका कमाई हो जाता है। और जो ये कमाई होता है उसमें से कुछ अमाउंट वो हमें भी देते हैं एज ए इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम पैसा उनके पास रखते हैं उस पर। इससे क्या होता है, देखो तीनों का फायदा होता है। एज ए बोरोवर मुझे पैसा चाहिए था, मुझे मिल गया, और एज ए डिपॉजिटर मेरा पैसा बैंक में सेव भी है और मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसके ऊपर, और एज ए बैंक तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। समझ रहे हो? इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ मैं। तो अब तुम बताओ मुझे, क्या यार उधारी लेना सही है या गलत है? देखो, अगर तुम मुझे पूछोगे ना तो यार मुझे लगता है सही है। भाई साहब, जब अपने क्रश से मिलने जाता हूँ ना तो ये उधारी ही काम आता है। मतलब डेट पे जा रहा हो तो ऑब्वियस सा बात है, समझ रहे हो तुम लोग, एक्सपेंसेस रहता है, उसके लिए बस अपने पास पैसा तो होता नहीं है भाई, तो यार उधारी से काम चलाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यार उधारी सही चीज़ है। बट यार मेरे से थोड़ी दुनिया चलता है, प्रैक्टिकली देख लो कि उधारी लेना सही है या नहीं है। तो देखो, पहला तो पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, यानी उधारी लेने का फ़ायदा क्या क्या होता है। तो अगर तुम उधारी लेते हो और तुम पैसा चुका देते हो ना टाइम पे, तो ये अच्छा चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ में एक सलीम नाम का एक शू मेकर होता है, जिसे यार कुछ पैसे का जरूरी है, क्योंकि उसे बहुत ही लंबा ऑर्डर आया हुआ है शू का, जो कि अगर वो पूरा कर देता तो उसे अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। बट उसके पास उतना पैसा अभी नहीं है, तो वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है और लार्ज अमाउंट पे शू बनाता है और फिर ऑर्डर दे देता है और उसे पैसा मिल जाता है, फिर वो बैंक का पैसा चुका देता है। तो देखो, उसके लिए फ़ायदा ही हुआ लोन लेने का। अब यार एक दूसरा केस लेते हैं, नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट, जहाँ यार क्या होगा, अगर तुम पैसा चुका नहीं पाते हो तो तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है, अच्छा खासा सीन क्रिएट हो सकता है भाई। जहाँ हमें एग्जाम्पल भी देखने मिलता है किताब के अंदर ही, सपना का, जिसे भी यार लोन चाहिए था तो उसने लोन ले लिया, बट उसका फसल यार जिस हिसाब से वो उगाना चाहता था वो वैसा नहीं उगता है और उसे लॉस होने लगता है, तो वो चुका भी नहीं पाता लोन, और इस समय वो गिरता है डेब्ट ट्रैप पे। ये इकोनॉमी का एक टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब क्या समझो, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ तुमने जो उधारी लिया है
वो तुम किसी भी तरीके से चुका नहीं पा रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। तुम एक लोन का कर्जा चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन ले रहे हो, यहाँ तक कि अपना ज़मीन भी बेच दे रहे हो, फिर भी अपना लोन को तुम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। मतलब तुम एक फंदे में फंस गए हो भाई, उधारी का फंदा। अब अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब यार देखो, कुछ दिनों तक जब मैं स्कूल नहीं जाता था ना, तो यार नोट्स वोट्स लेने के लिए जब दोस्तों से मांगता था तो वो ऐसा मना करते थे जैसे मैंने उनसे नोट्स नहीं, उनका जायदाद ही मांग लिया हो। फिर उसी समय मेरा हरामखोर बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आता था और कहने लगेगा तू मुझसे ले ले यार नोट्स, प्रॉब्लम क्या है। बट ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साले का नोट्स लूँगा ना तो 10 कंडीशन डाल देगा उस पर कि तुझे नोट चाहिए तो ले ले, इसके बदले में शाम को चाट समोसा और पता नहीं क्या क्या खिला दे। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन तुम जब उधारी लेते हो यानी कि क्रेडिट लेते हो, तुम्हारे ऊपर भी बैंक लगाता है। जैसे कि यार तुम अगर बैंक से लोन लेते हो तो तुम्हें एक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी ज़रूरत होगा, और तीसरा मोड ऑफ रीपेमेंट यानी कि तुम पैसा मुझे कितने दिनों में दोगे, और आखिरी कोलेट्रल। इन सबको मिला के कहते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अभी कोलेट्रल क्या है? देखो, एज ए बोरोवर मैं अगर जा रहा हूँ लोन लेने के लिए तो मुझे कुछ सामान ना गिरवी रखना पड़ता है। तो जो सामान होता है मेरा, उसे मैं कह सकता हूँ एसेट, जैसे कि बिल्डिंग, कार, ज़मीन, कुछ भी कह लो तुम, जिसे मुझे लेंडर यानी बैंक के पास गिरवी रखना होता है। तो अगर मैं बैंक का कर्जा नहीं चुका पाया तो बैंक मेरे सामान को बेच के अपना जो भी हिसाब किताब है वो पक्का कर लेगा। समझ रहे हो बात? अब देखो, तुम इतने टेक्निकल टर्म पे मत जाओ, एकदम देसी लैंग्वेज में समझो यार। जब तुम किसी से उधारी लेने जाते हो तो तुम्हें कुछ गिरवी रखना होता है, तो उसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में कोलेट्रल। साले ये अंग्रेज ना हर चीज़ में हमें कन्फ्यूज ही करके चले जाते हैं, मतलब कुछ आसानी से बता नहीं सकते सालो तुम। अब देखो यार, उधारी भी दो तरीके का होता है। अगर तुम बैंक से जाके उधारी लोगे ना तो उसे तुम कह सकते हो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। वहीं पे अगर तुम अपने हरामी दोस्तों से जाके उधारी लोगे ना तो उसे तुम कह सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। अब एग्जाम में ना इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो देख लो। जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट होता है उसे कंट्रोल करता है आरबीआई, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को कोई कंट्रोल करता नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है और वो हाई होता है, और जबकि फॉर्मल सेक्टर पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और कम होता है, क्योंकि उसे आरबीआई कंट्रोल करता है। और देखो, आरबीआई ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो और लोग उस कर्जे को चुका ना पाए और फिर कर्जे पे डूब जाए। बट एक प्रॉब्लम है फॉर्मल सेक्टर के साथ। अगर तुम्हें फॉर्मल लोन चाहिए तो इसके लिए तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल जमा करना पड़ता है, और यही चीज़ तुम्हें इनफॉर्मल सेक्टर पे नहीं करना होता है। आसानी से तुम्हें लोन मिल जाएगा, तुम बस मांगो जाके, भाई साहब हमें लोन दे दीजिए। दे तो देगा भाई, पर इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना भाई, तुम्हारी गांडे फट जाएंगे। तो इसीलिए यार, जो 90% जो फॉर्मल सेक्टर का लोन होता है ना वो अमीर लोग ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल होता है, और गरीबों के पास क्या होता है भाई, कुछ ही नहीं होता है, तो वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते। तो वो कहा जाता है 85% जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है वो गरीबों के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि वहाँ आसान सा बात है, कोलेट्रल चाहिए नहीं, तुम्हें जाके बस अपना मुंह उठा के मांग लेना है, पैसा मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल का बात तो मैंने बता ही दिया है कि फॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल मिल जाएगा तुम्हें बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, और इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल है मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला। समझ गए हो तुम? अब एक सवाल उठता है, अगर तुम्हें सीबीएसई पूछ दिया कि बताओ गरीब लोग यार इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर इतना डिपेंड क्यों रहते हैं उधारी के लिए, तो तुम यार आसानी से बता सकते हो कि यार देखो, गरीब लोग यार पढ़े लिखे नहीं होते। दूसरा चीज़ यार, उनके पास उतना कोलेट्रल होता नहीं है जिससे कि वो जाके बैंक से लोन ले सकते हैं, तो उन्हें मजबूरन जाके इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है। और आखिरी चीज़ भाई, इंडिया जैसे कंट्री पे हर जगह बैंक नहीं पाया जाता है, तो तुम कैसे जाके फॉर्मल सेक्टर से लोन लोगे? तो मजबूरन उन्हें ज़मींदारों के पास जाना पड़ता है, अमीर लैंडलॉर्ड्स के पास जाना पड़ता है, जो कि उनसे हाई रेट चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ही बुरा है भाई। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं अब, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक ऐसा आइडिया जिसे पहली बार बांग्लादेश के अंदर में अडॉप्ट किया गया था, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये जो तुम्हें पूरा आइडिया दिखेगा ना सेल्फ हेल्प ग्रुप का, यहाँ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वुमेन्स का, स्पेशली बोलूँ तो गांव के रूरल एरियाज के वुमेन्स का। देखो क्या होता है, 15 से लेके 20 मेंबर्स होता है इस ग्रुप में, जो कि आपस में क्या करते हैं, 25 से लेकर 100 रुपीज़ के आसपास हर महीना ही सेव करता है। अब इस पैसे का क्या करता है, उनके ही ग्रुप में से कोई एक मेंबर जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे का, उससे वो लोन पे दे देता है, और काफ़ी लो इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिससे कि जो भी लेता है लोन उसके लिए फ़ायदा ही रहता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। और क्या होता है देखो, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो आपस में ही पैसा को जमा करके एक दूसरे में ही मतलब उधारी बांट रहा होता है, जब ऐसा ही कुछ 1 साल 2 साल चला लेता है ना,
जब बैंक्स को लगता है कि नहीं ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, इन ग्रुप्स को एलिजिबल कर देते हैं कि देखो यार तुम अपने से तो सेविंग कर रहे हो, ठीक है, हमसे भी आके पैसा लेके तुम अपने में बांट सकते हो। मतलब एक तरीके से वो लोन ले सकते हैं बैंक से। तो यार कभी कभी ना एग्ज़ाम में एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी पूछ दिया जाता है कि इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि इससे यार वुमेंस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसके अलावा ये लोग यार इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम चार्ज करते हैं। और आखिरी चीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वुमेन्स को जहाँ वो अपने आवाज़ को रख सकता है। जैसे कि यार कहीं पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई फूड या हेल्थ का इशू आ रहा है, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड, तो इसे भी जाके वो वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। खैर यार इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो की हाल चाल भाइयों और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 इकोनॉमिक्स के आखिरी चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के पर्प होते। देखो अपना स्कूल लाइफ यार सेट था। पार्टी के नाम पे अपने को चाहिए होता था बिरयानी, और मीठे के नाम पे जलेबी, तीखे के नाम पे पानी पूरी। लाइफ सेट था। बट जैसे ही पहुंचा कॉलेज, भाई साहब जो कॉलेज के कूल लौंडे होते हैं ना, इन्हें देख के अब भाई को भी बनना था कूल लौंडा। और इसी चक्कर में ऐसे ऐसे चीज़ें किया। क्या बताए, जो इंसान बुद्ध बाजार से खरीद के 350 वाले कपड़े पहनता था, उसने यार ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और खाने के नाम पे अब चाहिए उसे पिज्ज़ा, बर्गर। देख रहे हो बदलाव, देख रहे हो लौंडे के अंदर में। तो अगर तुम सोच रहे हो अब कि इस लौंडे के अंदर में इतना बदलाव आया कैसे, तो ये सारी चीज़ें हुआ है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देखो ना होता ग्लोबलाइजेशन तो आज ये लौंडा समोसे चाट पे ही खुश रहता। बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बाहर के कंपनीज इंडिया में आके पिज्ज़ा, बर्गर बेच रहे हैं, और इन्हीं कंपनीज को हम कहते हैं एमएनसीज। तो यार यही शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक। एमएनसीज तो हम पढ़ेंगे आगे, बट एमएनसीज या ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारा कंट्री कैसा था वो जान लेते हैं। अब बिल्कुल मेरी तरह इंडिया का भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हमें जो भी चीज़ें बनाना होता था हम देश के अंदर ही बनाते थे। बाहर के कंट्रीज से रिलेशन के नाम पे बस हम ट्रेड करते थे। ट्रेड भी किस चीज़ का, हम उन्हें देते थे कच्चा सामान, और जो सामान हमारे कंट्री पे नहीं बनता था वो सामान बाहर से हम मंगाते थे। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसे लाता है ये एमएनसीज। अब ये एमएनसीज है क्या जिसने लोगों की जिंदगी पे इतना बसर मचा के रखा हुआ है, देखते हैं। एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ऐसे कंपनीज जो किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, ये जाके अपना फैक्ट्रीज कहीं भी खोल देंगे। इन्हें बस दो चीज से मतलब है, वहाँ चीजें सस्ता होना चाहिए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। बस दो चीजें होना है, प्रॉफिट और चीजें सस्ता। भाई बक के चले जाएंगे और वही खोल देंगे अपना फैक्ट्रीज। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। अब जैसे बात करते हैं आईफोन का, है तो ये अमेरिकन कंपनी, बट ये भग के जाते हैं चाइना पे अपनी चीज़ों को बनवाने के लिए। क्यों? वहाँ पे चीज़ें सस्ते पड़ते हैं। तो आईफोन का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो होता है चाइना पे, और फिर ये आता है इंडिया, वियतनाम, मैक्सिको जैसे कंट्रीज़ पे चीज़ों को असेंबलिंग करने। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है तो उन्हें मिलेगा प्रॉफिट, तो यहाँ आके असेंबलिंग करके बेच देते सामान। मतलब यार इन सिंपल एंड शॉर्ट में बताओ तो एमएनसीज यार हमारे टिपिकल इंडियन मम्मीज की तरह होती है। भाई साहब जहाँ सस्ता दिखेगा ना वही दौड़ देंगे। बस मुझे याद एक बार सब्जी लेने गया था, वो दिन और आज का दिन, भाई साहब मुझे और कभी नहीं जाना मम्मी के साथ मार्केट। जो बेइज्जती होता है ना भाई साहब, हम तो सीधे साधे लौंडे, जितना पैसा मांगते दे देते हैं। बट नहीं, मेरी मम्मी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देगी, ऐसा कुछ है सब्जी वालों के साथ। भाई साहब समझ रहे हो, मतलब भाई साहब ये जो टीवी में कहते हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 होगा इसके वजह से उसके वजह से, नहीं यार, वर्ल्ड वॉर 3 होगा सब्जी के दाम के वजह से। खैर यार अब इस पॉइंट पे आके तुम एमएनसीज क्या होता है वो तो जान गए। अब सवाल ये उठता है कि एमएनसीज तुम्हारे कंट्री पे आके फैक्ट्री से अपना कब लगवाएगा। तो देखो, जब तुम्हारे कंट्री पे मिलेगा चीप लेबर और यार फैक्ट्रीज मार्केट के पास हो। ऐसा नहीं कि भाई साहब गवर्नमेंट कह दे कि भाई साहब वो हिमालय पर्वत में काफ़ी जगह खाली पड़ा हुआ है, जाके वही खोल लीजिए अपना फैक्ट्री, यहाँ तो जगह नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं होता भाई। फिर तीसरा चीज़, जब भी एमएनसीज इंडिया में आए तो उन्हें गवर्नमेंट बहुत ही प्यार से, दुलारे से, भाई साहब आइए यहाँ फैक्ट्रीज खोलिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा हम देंगे, ऐसा पॉलिसीज लाना पड़ेगा।
तब एमएनसीज हमारे कंट्रीज पे आएगा। अब यहाँ तक आ गया है, गुड। अब आगे बस हमें 2 चीज जानना है और ये चैप्टर 2 मिनट की मैगी की तरह खत्म। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। शुरुआत करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। देखो, जब फॉरेन कंपनीज यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एमएनसीज का, इंडिया में आके अपना फैक्ट्रीज लगाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग पे अपना ऑफिसेज बनाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यही जो इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा करा जा रहा है, इसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इतना क्लियर है? अब देखो, एमएनसीज इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 तरीके से, और यही 3 तरीके को हमारे सीबीएसई वाले चच्चा तुम्हें घुमा के इस तरीके से दे देंगे कि तुम हो जाओगे कंफ्यूजन। ये 4 क्वेश्चन जिसका जवाब एक ही हो सकता है, वो जवाब क्या है देखते हैं। पहला तरीका एमएनसीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का, हमारे लोकल कंपनीज के साथ एमएनसीज पार्टनरशिप कर लेंगे, जिन्हें हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्शन। देखो, इससे ना एमएनसीज को तो फायदा होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे जो लोकल कंपनीज है इन्हें भी फायदा होता है। इन्हें मिलता है बहुत ज़्यादा पैसा और साथ ही साथ मिलता है नए टेक्नोलॉजीज। और दूसरा तरीका, एमएनसीज क्या करते हैं, सीधा जो इंडिया में बैठे हुए लोकल कंपनीज है उन्हें खरीद लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल का बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट है तो वैसे एक इंडियन कंपनी, बट 2018 को यूएस का एक बहुत ही बड़ा जाइंट कंपनी आता है जिसका नाम है वॉलमार्ट। ये फ्लिपकार्ट को खरीद लेता है 16 बिलियन में, और फ्लिपकार्ट के अंदर में 82% का मालिक बन जाता है। मतलब तुम अब कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट कहीं ना कहीं अब वॉलमार्ट का ही है। और तीसरा तरीका, एमएनसीज क्या करते हैं, जो छोटे छोटे लोकल कंपनीज है ना, इन्हें ऑर्डर देते हैं कि भाई तू हमारे लिए चीज़ों को बना, और जब ये सामान लोकल कंपनीज बनाते हैं तो उन सामानों पे अपना ब्रांड का थप्पा डाल के ये यार बिकवा देते हैं मार्केट पे। अब हम समझते हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड यानी कि जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, हम उनसे कुछ मंगा रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इम्पोर्ट, और हम उन्हें कुछ बेच रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सपोर्ट। यही तो होता है फॉरेन ट्रेड, जो कि हमने ज्योग्राफी के चैप्टर पे देख भी लिया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें समझना है फॉरेन ट्रेड का क्या एडवांटेजेस होता है। और यही जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे सीबीएसई वाले घुमा के दे देगा कि फॉरेन ट्रेड से मार्केट का इंटीग्रेशन या फिर इंटरकनेक्शन कैसे होता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। देखो, जब होता है फॉरेन ट्रेड यानी कि जब हम फॉरेनर के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जाने या अनजाने में हमने अपना मार्केट को उनके मार्केट के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसी चीज़ को कहता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। समझ गए? अब देखो, उसे क्या फ़ायदा होता है वो देखते हैं। जब होता है फॉरेन ट्रेड, इससे हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को या फिर तुम कह लो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक मौका मिलता है कि हमारा जो सामान है जो हम आज कंट्री में बेच रहे हैं, अब हम जाके दुनिया भर के कंट्रीज में बेचेंगे। दूसरा बात, जो हमारा कंज्यूमर होता है, इसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है फॉरेन ट्रेड से। इसके पास इतने चॉइसेस आते हैं जो पहले नहीं थे। तुम सोच के देखो, बस आज अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में जो ये चाइनीज़ फ़ोन है ना, ये भी नहीं होता। बट यार, वो दिन भी आने वाले जब सच में चाइनीज़ फ़ोन इंडिया मार्केट से चले जाएंगे। आई होप सो, ऐसा ही हो। और जो तीसरा चीज़ है, जब होता है फॉरेन ट्रेड, इसमें 2 कंट्रीज, हमारा कंट्री और बाहर के कंट्रीज में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। देखो, मैंने यहाँ वर्ड का इस्तेमाल किया, हेल्दी कंपटीशन। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कंपटीशन की वजह से हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। बट जब हेल्दी कंपटीशन होता है ना, तब दोनों ही कंट्रीज को फायदा होता है। अब तुमने ये 2 कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। अब ये दोनों से ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ इकट्ठा मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, और तुम सादा भाषा में कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन। वैसे ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा डेफिनेशन ये है, तुम ग्लोबलाइजेशन को कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बहुत ही जल्दी रैपिड इंटीग्रेशन या फिर रैपिड इंटरकनेक्शन होता है कंट्रीज के बीच। और ग्लोबलाइजेशन होता है किसके वजह से? एमएनसीज के वजह से। अगर ना होता एमएनसीज तो ना होता ग्लोबलाइजेशन। तो जो हमारे लिए काम का चीज़ है यहाँ, वो है क्या वो फैक्टर्स है जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। हमने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज पे काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। हमने कुछ इस तरीके के कंटेनर्स बनाए, रेफ्रिजरेटर ट्रक्स बनाए, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लो यूएसए का पोर्क, यानी कि तुम सुअर का मीट समझते हो। हाँ, तो यूएसए का पोर्क मीट इंडिया में सेल होता है क्या? नॉर्थ ईस्ट पे। लिटरली एक कच्चा मीट इतना दूर से इंडिया में आके सेल हो रहा है। कैसे? ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दैट्स इट। दूसरा चीज़,
हमने अपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है। हमने टेलीकॉम सेक्टर पे जियो, एयरटेल और टीवी है, कंप्यूटर है, हमारे पास फ़ोन है, इन सब चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी प्रमोट किया है। और आखिरी चीज़ हमारा गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन ट्रेड को। क्या 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 बेबी, लिबरल ये क्या होता है? क्या तुमने कभी सुना नहीं? सही में? ये तो प्रॉब्लम है फिर। सुनो, 2 मिनट लूंगा इसके लिए। तो देखो, लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा गवर्नमेंट जितने भी ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है इन्हें हटा देता है। अब तुम सोच रहे हो कि ये ट्रेड बैरियर क्या है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है क्या? देखो, जब हमारा गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंपनीज से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे कि देखो इस समय इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है चाइनीज़ कंपनीज के साथ, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, फॉरेन कंपनीज का बिजनेसेस को रोकने के लिए कुछ इस तरीके से पॉलिसीज बना सकता है जिससे कि वो कंपनीज इंडिया के अंदर में बिजनेसेस ना कर पाए। और ये जो पॉलिसी बना रहा है गवर्नमेंट, इसी को हम कहते हैं ट्रेड बैरियर या फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। अब इसके अंदर में होता क्या है, बेसिकली जो भी सामान बाहर से आ रहा है उन सामानों के ऊपर हम इतना टैक्स लगाते हैं कि वो सामान इंडिया में बिकने लायक रहता ही नहीं है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। तो ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस या ट्रेड बैरियर्स है, इसे जब हटा दिया जाता है ना, तब हम उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब हमें लिबरलाइजेशन तो नहीं जानना है, सिर्फ हमें जानना है कि लिबरलाइजेशन और इंडिया का हिस्ट्री क्या रहा है। तो देखो, आज़ादी के बाद हमने ना चाहते हुए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के ऊपर ट्रेड बैरियर्स या फिर कह लो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाया, क्योंकि उस समय हमारा ये मजबूरी था। हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो फॉरेन कंपटीशन को झेल नहीं पाते। वो एक ऐसा दौर था 1950 से 60s का एरा, जहाँ नए नए इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर में बस बन ही रहे थे। अब अगर यहीं पे आके फॉरेन कंपनीज इन्हें टक्कर देने लगे तो ये कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट ने ना चाहते हुए भी फॉरेन कंपनीज को इंडियन मार्केट का एक्सेस नहीं दिया। हमने बस जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होते हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, उन चीज़ों को बाहर से मंगवाया, जैसे कि मशीनरीज, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर्स। ये इंडिया के अंदर में नहीं बनता था तो हमने वो बाहर से मंगाना शुरू किया। बट इन 1991 के बाद चीज़ें बदलने वाले थे। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई साहब और कितना प्रोटेक्ट करेंगे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। अब समय आ चुका है कि हमें बाहर की कंपनीज को भी इंडियन मार्केट पे जगह देना ही पड़ेगा। और ये जो सिचुएशन है, इसी को हम कहता है लिबरलाइजेशन। समझ गए? जब हमने बाहर के कंपनीज को भी बुलाया कि भाई साहब आइए हमारे यहाँ कीजिए व्यापार।